क्या हुई है गांव में, क्या मामला क्या है? इस देश में पुलिस का, कोर्ट का जितना खौफ चोरों को, क्रिमिनल्स को, मर्डरर्स को नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा खौफ आज कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूबर्स को है। क्योंकि एक लफड़ा जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, उससे पहले ही दूसरा लफड़ा इंटरनेट पर लोड हो जाता है। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी अभी जस्ट ठंडी ही पड़ी थी कि उससे पहले ही कई सारे यूट्यूबर्स को फिर से कांड में लपेट लिया गया है। और आप सब लोग अब तक समझ ही चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक कांड के बारे में। एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आज एक मीडिया हाउस द्वारा कॉपीराइट पे कॉपीराइट स्ट्राइक दी जा रही है और उनके चैनल को डिलीट करने की धमकियां मिल रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप अपनी 40s में हो और आपकी जॉब पे खतरा आ जाए, जिस जॉब के लिए आपने सालों पढ़ाई करी है, सालों मेहनत करी है, और मिड वे में आके कोई आपसे वह जॉब छीनने की धमकी दे दे। सेम इन कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। जिस चैनल को बनाने में, जिस कंटेंट को बनाने में और ऑडियंस को एक विश्वास दिलाने में उन्होंने सालों बिता दी, आज उनके इन चैनल्स पर खतरा मंडरा रहा है। आज पूरा पुलिस प्रशासन, कोर्ट, जजेस, न्यूज मीडिया सब लोग मिलके कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। मोहक मंगल, रजत पवार, ठगेश और इन जैसे ही कई बड़े यूट्यूबर्स के चैनल पे स्ट्राइक मारी जा रही है। कि कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे भी मारी जा सकती है, 2 सेकंड की क्लिप हो, 4 सेकंड की क्लिप हो। दोस्तों हमारा साथ बस यहीं तक था, क्योंकि मैं इस चैनल को बचा नहीं पाया। आज की डेट में इन यूट्यूबर्स की क्रेडिबिलिटी बड़े बड़े न्यूज चैनल से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यूट्यूबर्स आज हर उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिनके बारे में इन न्यूज चैनल्स को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। पढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। आज ये सब बड़े बड़े न्यूज चैनल्स करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इतनी ऑडियंस नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं जितनी कि एक आम यूट्यूबर एक नॉर्मल से कमरे में बैठ के अपने यूट्यूब वीडियो से ऑडियंस इकट्ठी कर पा रहा है। इसीलिए कुछ न्यूज मीडिया हाउसेस की सुलग रही है और वह अपना बदला कॉपीराइट स्ट्राइक देके निकाल रहे हैं। आप सभी को तो अब तक पता ही चल चुका होगा कि एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल है जिसका काम है कि वह अलग अलग लोकेशंस पर जाके न्यूज को कवर करता है, उसे रिकॉर्ड करता है और अलग अलग चैनल्स को वह रिकॉर्डेड वीडियोस एंड क्लिप्स को बेच देता है। ये उसका मेन बिजनेस मॉडल है। अब इस मीडिया हाउस ने एक और नया तरीका निकाल लिया है पैसे कमाने का। वो है कि बड़े बड़े इंफोटेनमेंट चैनल्स को कॉपीराइट स्ट्राइक दो और उनसे मुंह मांगे पैसे वसूलो। इससे एक साथ 2 फायदे हैं। पहला तो बिना कुछ करे पैसे भी आ जाएंगे, कमाई भी हो जाएगी। दूसरा, ये अपने डायरेक्ट कंपटीशन को भी एलिमिनेट कर देंगे। और हाँ, एक तीसरी वजह भी है, अगर वह ये सारे इंफोटेनमेंट चैनल को खत्म कर देते हैं तो फिर जो भी ट्रू एंड वैलिड न्यूज है जो कि हम इन इंफोटेनमेंट चैनल के माध्यम से कंज्यूम करते हैं वह भी हमें देखने को नहीं मिलेगी और हर तरफ हमें न्यूज के नाम पे प्रोपेगेंडा ही देखने को मिलेगा। देखो, ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि आज इंडियन मीडिया केवल गवर्नमेंट के पपेट की तरह ही काम कर रहा है और जितने भी ये न्यूज चैनल्स हैं वह आज सरकारी कंपनी बन के रह गए हैं। सरकार ही इन लोगों को तनख्वाह दे रही है। एक तरह से इनके एम्प्लॉयज, ये रिपोर्टर्स, ये मीडिया चैनल के एम्प्लॉय सभी आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो कोई भरोसा नहीं है कि जो भी ये कांड चल रहा है इसके पीछे गवर्नमेंट का ही हाथ हो। सामने सामने से तो लगता है कि ये सारे कारनामे पैसे वसूलने के लिए करे जा रहे हैं, लेकिन इसका हिडन प्रोपेगेंडा ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के बोलने पर ये सब कुछ हो रहा है कि जो भी इंफोटेनमेंट चैनल है जिनकी थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, उन सभी चैनल्स को स्ट्राइक देकर टेक डाउन कर दिया जाए। वो तो मोहक मंगल की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने इस मीडिया हाउस को डायरेक्ट चैलेंज करा अपने वीडियो में, वरना हो सकता है हम तक ये बात कभी आ ही नहीं पाती। और मोहक मंगल ने जैसे ही अपने चैनल पर अपना वीडियो अपलोड करा वैसे ही कई अन्य यूट्यूबर्स ने भी अपनी आप बीती अपने चैनल्स पर सुनाई। और ये जो स्ट्राइक है ना पूरी तरीके से सेंस बनाता नहीं और इतना ज्यादा सेंसलेस है। हर यूट्यूबर से उसके सब्सक्राइब काउंट के हिसाब से अलग अलग तरह के अमाउंट मांगे गए, किसी से 15 लाख तो किसी से 40 लाख। और उन सभी यूट्यूबर्स की बस इतनी सी गलती थी कि उन सभी ने अपने वीडियोस में इस मीडिया हाउस की, इस मीडिया चैनल की छोटी सी क्लिप अपने वीडियोस में यूज कर ली। महज 5 से 10 सेकंड की क्लिप यूज करने के आज उनसे 10 से 40 लाख रुपए तक डिमांड करे जा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? आज कोई बंदा यूट्यूब पर कहीं से किसी की 10 से 12 सेकंड की क्लिप यूज कर लेता है अपने चैनल में, तो उससे इतने पैसे डिमांड करे जाएंगे। और जब इन सभी यूट्यूबर्स ने इस अनएथिकल डिमांड के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो उन्हें मिला क्या? उनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी लगा दिया गया। ये सब हमने मूवीज में देखा था, लेकिन आज हम हकीकत में ये होता हुआ देख रहे हैं कि कैसे कोई आम नागरिक अपनी आवाज उठाता है और कोई इविल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट मिलकर उसे तोड़ने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। इस मीडिया हाउस का कहना है कि हमारी 10 से 12 सेकंड की क्लिप जो इन्होंने यूज करी है, जो कंटेंट क्रिएटर्स ने यूज करी है, वह पायरेसी
पायरेसी करी गई है वह फेयर यूजेस के अंदर नहीं आती है। अगर इनके इस लॉजिक के ऊपर जाया जाए तो भाई पूरे इंटरनेट पायरेसी ही तो है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो भी कंटेंट देख रहे हैं वह सब कहीं ना कहीं से उठाया ही गया है। जो भी आज रील्स को आप शेयर करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, आप मुझे एक रील ढूंढ के बता दो जो ओरिजिनल हो। कोई कुछ बोल रहा होता है, नीचे किसी की क्लिप आ रही होती है, किसी ने किसी का म्यूजिक यूज करा होता है, किसी ने किसी का फॉन्ट यूज करा है, किसी ने किसी के क्लिप आर्ट यूज करे हैं, ग्राफिक्स यूज करे हैं। मोस्टली हम किसी ना किसी का कंटेंट यूज कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से इतने रिजिड और इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इन क्लिपिंग को लेके तो फिर भाई इंटरनेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एंटरटेनमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सोशल मीडिया पर तो कोई भी रील्स वीडियोस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना। फिर केवल और केवल हम ये देखेंगे कि कैमरे पर बंदा बैठा हुआ है और कुछ बोल रहा है और अपनी बात को बताने के लिए वह कुछ भी यूज नहीं कर सकता। अगर अखबार की कटिंग भी लेके आएगा तो कल को कोई बोल देगा कि भैया हमारा अखबार क्यों दिखाया वीडियो में, मतलब कोई पॉइंट है इस बात का। अगर इस मीडिया हाउस के इस लॉजिक पर जाया जाए तो भैया 70% यूट्यूब पे वीडियो बैन ही हो जाएंगे और सब एक दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक ही देते रहेंगे। आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन आपको एक ओरिजिनल कंप्लीट बिना किसी क्लिपिंग का वीडियो मिलेगा ही नहीं। और यूट्यूब इंडिया तो फिर बंद ही कर दो ना फिर, अगर आप इतने स्ट्रिक्ट लॉ बनाने जा रहे हो तो। और ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं ये क्लेम करते हैं कि भैया हमारा कंटेंट ओरिजिनल है, तो ये 100% फॉल्स क्लेम है, क्योंकि इनका भी कंटेंट कोई ज्यादा ओरिजिनल है नहीं। जो भी है कंटेंट ग्राउंड पर जाकर रिकॉर्ड करते हैं, किसी के मुंह में बिना पूछे माइक घुसेड़ देते हैं, वह भी कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। क्या किसी बंदे से यह कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं कि भाई हम आपका चेहरा यूज कर रहे हैं अपने चैनल पर? नहीं ना। क्या उस बंदे को पता है कि मेरा चेहरा नेशनल टीवी पर चलाया जा रहा है, मुझे जोकर बनाया जा रहा है, मेरे मीम्स बनाए जा रहे हैं? किसी गांव के आदमी को तो पता ही नहीं होगा कि हमारे ऊपर लाखों लोग मीम्स बना रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। माई पॉइंट इज, जो भी पब्लिक में न्यूज अवेलेबल है, जो भी पब्लिक में क्लिपिंग अवेलेबल है, वह पब्लिक इंफॉर्मेशन है और कोई भी विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए उस क्लिपिंग को थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो में यूज कर सकता है और ये फेयर यूज के अंदर आता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा लूप होल हमारे लॉ में है। हमारे इंडियन लॉ में कॉपीराइट एक्ट, पायरेसी, रॉयल्टी, इन सभी के बारे में कुछ भी क्लियर डेफिनेशन है नहीं। सब कुछ एकदम ग्रे एरिया में फॉल करता है। जिसके पास जितनी पावर हो वह उस एक्ट को उस तरह से अपने हिसाब से मोल्ड करके यूज कर लेता है। इंडिया के लॉस में कुछ भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं है कि कौन किसका कंटेंट कितना यूज कर सकता है और कितना यूज करने पर क्या पेनल्टी लगेगी, क्या सजा होगी, कुछ भी क्लियरली मेंशन ही नहीं करा गया है। इंडिया में यूट्यूब को आए हुए 17 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज यह कंटेंट क्रिएटर इंडियन इकोनॉमी का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं और हमारी सॉफ्ट पावर का भी एक हिस्सा बन चुके हैं। आज देश विदेश में इन कंटेंट क्रिएटर्स को जाना जाता है। इवन इंडिया को भी इन कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से भी जाना जाता है। आज इन्हीं बड़े बड़े क्रिएटर्स की वजह से ही पाकिस्तान जैसी कंट्री पहलगांव हमले के बाद से अपना प्रोपेगेंडा इंडिया में नहीं फैला पा रही है, क्योंकि हमारे क्रिएटर्स बराबर से इन्हें टक्कर दे रहे हैं। और नीतीश राजपूत के चैनल को तो पाकिस्तान में बैन ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने इतना सच दिखा दिया कि वह सच पाकिस्तान हजम नहीं कर पाया और वह सच इंडियन मीडिया भी नहीं दिखा पा रही थी। जरूर नीतीश राजपूत ने अपने वीडियोस में भी क्लिपिंग यूज करी होंगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे दोगे इन फ्यूचर में जाके। आज ये सभी यूट्यूबर्स हर अनकन्वेंशनल टॉपिक को अपने वीडियोस में कवर कर रहे हैं, जिसके बारे में कॉलेजेस स्कूल्स में कोई पढ़ाई नहीं होती, इनके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। ये सभी अवेयरनेस आज की युवा पीढ़ी में ये यूट्यूबर्स ही दे रहे हैं। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज को भी, जिन्हें हमारे फोर्थ पिलर न्यूज मीडिया को कवर करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी ये सभी यूट्यूबर्स ही कवर कर रहे हैं। इवन आज तो कुछ यूट्यूबर्स एक लेवल आगे जाके ग्राउंड पे भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये दिल्ली की सबसे बड़ी मिल्क यानी डेयरी मंडी। तो मुझे नहीं लगता कुछ साल बाद इन न्यूज मीडिया की कोई जगह बचने वाली है इंडिया में। मोदी जी ने इन सभी क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर अवार्ड तो दे दिया, लेकिन इन सभी क्रिएटर्स के लिए कोई भी प्रोटेक्शन के लिए लॉ ही नहीं बनाया। आज तक कोई भी इन्हें फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड ही नहीं करी गई है। ना ही कोई भी ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है जिससे कई सारे बेरोजगार युवा आज कंटेंट क्रिएटर की राह में जाके पैसे कमा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है कि दिस इज ए इकोनॉमी, पैसे कमा रहे हैं लोग बना रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है भाई इस तरफ। सभी कंटेंट क्रिएटर्स ने बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के आज एक कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी स्टार्ट कर दी है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, रिसर्चर्स, एडिटर्स, डबिंग आर्टिस्ट और न जाने क्या क्या अलग अलग तरह की जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। आईटी सेक्टर को तो हम प्रॉपर एक सेक्टर मानते हैं और उसके लिए हम लॉस बनाते हैं, कई सारी नीतियां बना रहे हैं, लेकिन ये भी अब एक प्रॉपर सेक्टर बन चुका है। इसे भी अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो डेफिनेटली हम आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके होंगे। अब बात करते हैं यूट्यूब इंडिया के फेयर यूज पॉलिसी की। जब से ये मुद्दा चर्चाओं में है,
YouTube इंडिया आपको खबरों में गायब सा मिलेगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े ऑफिशियल ने YouTube इंडिया को धमकाया हो, उसे थ्रेट दी हो कि भाई तो चुपचाप बैठा रहे, हमें जो करना है हम कर लेंगे, तो बीच में इंटरफेयर मत कर। मैं देख के हैरान हूं कि अभी तक YouTube इंडिया ने ना तो कोई ट्वीट किया है, ना ही कोई भी स्टेटमेंट पास किया है, ना ही कोई न्यू पॉलिसी लाई है। मतलब YouTube इंडिया को हो क्या गया है? ऐसा लग रहा है कि वह इंडिया में बिजनेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वह पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, इन न्यूज़ मीडिया हाउसेस को प्लीज करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि जब इन चैनल्स को पहली स्ट्राइक दी गई थी तो यूट्यूब चाहता तो एनालिसिस करके इन स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने तो ये सब कुछ होने दिया। कुछ इंटरनेट के सिपाही ये भी बोल रहे हैं कि भाई अगर आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो पैसे देने में क्या अर्ज है। अब यूट्यूबर्स क्या है, वो सोशलिस्ट थे, वो आज तक मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन कर रहे थे। अब क्योंकि वो भी बहुत पैसे बना रहे हैं, ऑब्वियसली टॉप यूट्यूबर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। आप तो लाखों रुपए कमा रहे हो, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा रहे हो, थार तो आपके आंगन में यूं ही धूल खा रही है। तो भाई पहले बता दूं कि यूट्यूबर्स इतना पैसा नहीं कमाते हैं, उनकी फेक लाइफ पे मत जाओ। वह दिखाने में शौकीन होते हैं, वह अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी ट्रिप्स पे जाएंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदेंगे, तो आपको लगेगा कि यही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ उधार पे होता है, रेंट पे होता है, EMI चल रही होती हैं, हो सकता है किसी और का होता है वह सब। तो मुझे लग रहा है कि ये सभी चैनल्स भी ये समझ बैठे कि भैया इनके पास बहुत पैसा है तो लूट लो, बहती गंगा में थोड़ा एक लोटा ले भी लेंगे तो फिर गंगा में पानी थोड़ी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोटे भरी पानी है उनके पास जिसे ये छीनना चाह रहे हैं। और चलो मान लो कि पैसे जो मांग रहे हैं वो दे देंगे यूट्यूबर्स, लेकिन फेयर पैसे तो मांगो। अगर आपने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करी, अच्छी बात है, रिपोर्टिंग करी आपने कंटेंट रिकॉर्ड करा, तो आप उसके पैसे लो ना। आपका ट्रैवल कितना लगा, आपकी सैलरी कितनी गई, आपने खाना क्या खाया, आपने कैमरा कौन सा यूज करा, आपका इंटरनेट कितना यूज करा, सब मिला जुला के भी 40 लाख थोड़ी ना हो जाएंगे। जो भी जेन्युइन प्राइस है वो बता दो और अपनी जो भी प्राइस लिस्ट है वो फिक्स करो। जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं उससे आप ज़्यादा मांग रहे हो, जिससे कम फॉलोअर हैं उससे आप कम मांग रहे हो। ऐसी रेट कहीं होती है? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी सर्विस बनाते हो, उसकी एक फिक्स रेट चार्ट होता है। आप किसी भी बिजनेस को जाके वो रेट चार्ट कोट करते हो, भैया हमारी सर्विसेज की ये प्राइस है। ये तो वैसा हो गया कि आप गाड़ी से उतरते हो तो केले वाला आपसे ज़्यादा रुपए मांगता है, लेकिन आप चप्पल में यूं ही घूमते घूमते निकल जाते हो तो वही केले आपको आधे दामों पे मिल जाते हैं। मतलब कोई सेंस है इस बात का? अगर ये मीडिया हाउस चाहता तो बोल सकता था कि भैया हमारा जो पार्ट यूज करा है उसे ट्रिम कर दो, या फिर उस वीडियो का जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो दे दो, या फिर उस पर्टिकुलर वीडियो को रिमूव कर दो। ये सब कुछ आराम से हो जाता, लेकिन इन्होंने अलग ही रास्ता अपनाया। इन्हें चाहिए कि भैया अपना चैनल ही डिलीट कर दो, हम आपका कैरियर ही खत्म कर देंगे पूरा। आप हमें या तो हमारे पैसे दो या आपका कैरियर हम खा जाएंगे। इसे साफ शब्दों में क्या बोलते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं, मैं बोलूँगा तो मैं भी फंस सकता हूँ। सीरियसली यार, इन लोगों के बहुत ही ईविल प्लान्स हैं और हो सकता है ये फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हो। तो डेफिनेटली इंडिया इज नॉट फॉर क्रिएटर्स एनीमोर। बाकी यार सीरियसली इस चीज़ का मुझे तो कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है फिलहाल। आप लोगों को अगर कोई सॉल्यूशन पता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए। आप लोगों का क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में, मेरे बारे में, तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरा भी करियर स्टार्ट हो पाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।